चलिए यहां पर देखिएगा आप लोग, आज हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं जो कार्बन का सिंबल होता है सी, कार्बन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे में 4 होगा। अब चूंकि इसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए अगर पूछा जाए कार्बन पर संयोजकता कितनी होती है तो कार्बन पर संयोजकता 4 होती है। इसीलिए कार्बन को बोला जाता है चतुःसंयोजी तत्व बोला जाता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तब ये बन जाता है कार्बन आयन C4+। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब ये C4- होगा और जिसे बोलेंगे कार्बाइड बोलेंगे। ओके, अब यहां पर देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच जो होता है बॉन्ड की बात किया जाए तो सह संयोजक बंध होता है। क्लियर। अब कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे यौगिक जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिकों को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। बोलो इतना क्लियर है। अब हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन पहले ये देखना कार्बन कार्बन के बीच में सह संयोजक बंध होता है ना। अब कैसे होता है ये चीज आपको समझना है। जैसे मान लो पहले ये समझो ये सह संयोजक बंध होता क्या है। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है ना, सह संयोजक बंध होता क्या है। जैसे देखिए H2 का निर्माण कैसे हुआ होगा। भाई हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने साझा किया होगा और यहां से हाइड्रोजन के बीच में। अच्छा आगे यहां पर देखिएगा आप लोग, और जैसा कि आपने ये देखा यहां पर सिंगल बॉन्ड बना, यहां पर सिंगल बॉन्ड बना। अब मान लो मैं कह दूं CH4, ये होता है एक्चुअली मेथेन गैस। ये कैसे बना होगा तो कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 है, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 है। तो कार्बन का 1 2 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन का मान लेते हैं, क्रॉस की तरह बना देते हैं। अब ये क्या हुआ ये देखिए, इस प्रकार से जो बॉन्डिंग बनता है इसको सह संयोजक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है। ये आपका बन जाएगा C, फिर इधर H सिंगल बॉन्ड H, फिर यहां सिंगल बॉन्ड H, फिर यहां सिंगल बॉन्ड H। बोलो इतना क्लियर है। अब आपने मोटा मोटा समझा कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से होता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, कार्बन का सभी प्रकार के जीवों में पाया जाता है, लेकिन कार्बन के कुछ अपर रूप हैं और कार्बन के जो सबसे प्रमुख अपर रूप हैं। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कार्बन के अपर रूप होता क्या है। कार्बन के अपर रूप क्या होता है तो देखो, कार्बन के ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक रूप में पाया जाता है, ऐसे तत्व जो कि एक या एक से अधिक रूप में पाया जाता है, भौतिक रूप से अलग अलग होता है, भौतिक गुण अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके अंदर का रासायनिक गुण समान होता है। ऐसे तत्व जो कि विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं, फिजिकल रूप से अलग अलग दिखेगा, लेकिन रासायनिक गुण क्या होंगे, सबके समान होंगे। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे पदार्थों को उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के भी अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप में अगर बात किया जाए, कार्बन के अपर रूप में कौन कौन आते हैं आप सबको पता है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में एक तो सबसे प्रमुख जो है हीरा है, यानी कि डायमंड आता है। और क्या आता है, ग्रेफाइट आता है,
अब इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज दिया गया है ना। हीरा एक ग्रेफाइट है और एक फुलेरीन है और एक बकमिंस्टर है। फुलेरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, क्लियर है। और एक आता है ये इसी फुलेरीन का पूरा नाम जो है बकमिंस्टर फुलेरीन, इसका सूत्र होता है एक्चुअली C60, बकमिंस्टर फुलेरीन होता है। बोलो इतना समझ में आया। ये कार्बन के अपर रूप हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग का क्वेश्चन वहीं पर अटका है, क्लियर है। और इधर हाइड्रोकार्बन पटका है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, ऐसे यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे जिनके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा एक चीज और है, इसके पहले अगर हम आते हैं, ये दिखाते हैं कहां से ये पैदा हुआ और पैदा करके बताते हैं। देखिए यहां पर एक्चुअली देखा जाए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एलिफैटिक होता है। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एक जो खुली श्रृंखला पाई जाती है, विवृत श्रृंखला पाई जाती है, और एक ऐसे होते हैं जहां कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एक बंद श्रृंखला होती है, यानी कि दूसरा होता है एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब एलिफैटिक ये दो प्रकार का होता है ना। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होता है, जिनके बीच कार्बन कार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। और एल्केन को ही बच्चा पैराफिन कहते हैं, याद रखना। एल्केन को ही क्या बोला जाता है, पैराफिन कहते हैं। और ऐसे है ना, और इनको एक्चुअली बोल दिया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चाहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलो, चाहे एल्केन बोलो, चाहे पैराफिन बोलो, तीनों एक ही चीज है। नमस्ते बच्चा, क्लियर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलो, इतना क्लियर है। अब क्या होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के परमाणु के बीच, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसी को एल्केन या पैराफिन कहते हैं। लेकिन अब दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगेन दो कैटेगरी निकल जाती है। एक ऐसे जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, जहां पर क्या होता है, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध, और यहां पर डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध। और एक ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जहां पर तिर बंध होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्लियर है। अब इन दोनों कैटेगरी को ही, इन दोनों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही, है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अगर डबल बॉन्ड है तब उनको बोल दिया जाता है एल्कीन बोल दिया जाता है, और एल्कीन को ही ओलिफिन कहते हैं, एल्कीन को ही ओलिफिन कहते हैं, क्लियर है। और जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इनको बोल दिया जाता है एल्काइन बोल दिया जाता है। बोलो इतना क्लियर है। और इनका एक अपना एक संरचनात्मक सूत्र होता है। एल्केन का जो होता है वो होता है, एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो होता है CnH2n+2 होता है, और जो एल्कीन का होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है,
क्लियर है? अब होता क्या है, अगर एल्केन परमाणु के बीच में, एल्केन परमाणुओं में से हाइड्रोजन की एक संख्या कम कर दिया जाए, एल्केन परमाणुओं में से हाइड्रोजन की एक संख्या कम कर देंगे, यहां पर देखिए 2n+2 है, अगर हम 2n+1 कर देंगे तो ऐसे, है ना, यौगिक को, जो कि एक तरह से एल्केन ही है, यहां से याद रखना, मैं इसलिए बोल रहा हूं एल्केन से इसको पैदा करा रहा हूं, आगे आईयूपीएसी नेम में एल्किल वाला ग्रुप हमारा जब आईयूपीएसी नेम करेंगे तो वहां से एन निकलेगा, आगे हेल्प आ जाएगा। क्लियर है? तो जब एल्केन में से हम हाइड्रोजन का एक परमाणु कम कर देते हैं तो इसी को बोल दिया जाता है एल्किल समूह बोल दिया जाता है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और याद रखना, इसे इसलिए बताया गया क्योंकि एल्किल समूह में ही क्रियात्मक समूह ऐड होता है। ध्यान देना, अभी आगे बात करते हैं, एल्किल समूह में ही क्रियात्मक समूह ऐड होता है। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह एक ऐसा समूह होता है जिसके वजह से उस तत्व का एक प्रॉपर्टी पता चलता है। अगर एल्किल समूह में OH लगा है तब ये अल्कोहल वाला प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर एल्किल समूह में हमने क्रियात्मक समूह ये कार्बोक्सिलिक समूह ऐड कर दिया तब ये अम्ल वाला प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करेगा। यानी कि क्रियात्मक समूह से ही एक्चुअल में तत्वों की, एक्चुअल में यौगिकों का पहचान हो पाता है। इसलिए क्रियात्मक समूह का बहुत महत्व है। इसका पूरा एक लिस्ट रहता है, मैं आपको लिस्ट दूंगा और आपको याद भी करना होगा, क्योंकि बिना याद के काम नहीं चलेगा बच्चा। क्लियर है? अभी समझ पाए? क्रियात्मक यानी कि एल्किल समूह में ही क्रियात्मक समूह ऐड करेंगे, कभी RCOOH बनेगा, कभी ROH बनेगा, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। बोलो इतना क्लियर है? समझ में आ रहा सब कुछ? सारी चीजें क्लियर हो रही है? अच्छा, एल्कीन का आपने देखा संरचनात्मक सूत्र, ये सारी चीजें। अच्छा, इन सबका एक बेस होता है और बेस सबको याद रहना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर आप कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हो, वैसे कार्बनिक रसायन का ये रिवीजन हो रहा है, तो थोड़ा सा भाई फास्ट मोड में तो रहेगा, आपको एक्टिव रहना होगा और घर पर जाकर मतलब घर पर खुद अच्छे से मेहनत करना होगा। यहां पर एक इनका बेस होता है, सबको पता रहता है, C1 से बनता है मेथ, C2 से बनता है एथ, ये सबको मालूम रहता है। C3 से बनता है, क्या बनता है? प्रोप या ब्यूट, प्रोप बनता है। और C4 से बनता है ब्यूट बनता है, और C5 से बनता है पेंट बनता है, C6 से बनता है हेक्स बनता है, और C7 से बनता है C7 से हेप्ट बनता है, हेप्ट, है ना, और C8 से बनता है ऑक्ट बनता है, और C9 से बनता है ना, नॉन बनता है, C9 से बनता है नॉन, और C10 से बनता है डेक। अब इसका फायदा बताऊं क्या है? अगर मान लो किसी ने कह दिया या ऐसे कुछ लिख दिया गया, या किसी ने कह दिया भैया ब्यूटेन का सूत्र लिख दीजिए, ब्यूटेन का सूत्र, अब आपके लिए देखो कितना आसान हो जाएगा। किसी ने कहा ब्यूटेन का सूत्र लिखिए, तुरंत आप कहो यार ब्यूट, पहले इसमें तो ब्यूट है, यानी कि शुरुआत होगा, ब्यूट किस पर होता है? 4 पर, यानी कि शुरुआत C4 होगा। किसी ने कहा ब्यूटेन का सूत्र लिखो, आपने कहा C तो 4 ही होगा, फिर तुरंत आपने एन से दिमाग में लगाया, एन से कुछ सोचा विचारा, तब आपके दिमाग में आया एल्केन। ब्यूटेन से ब्यूट से मिल गया C4 और एन से मिला एल्केन, और एल्केन कहता है कि कार्बन का जो परमाणु होगा, है ना, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का परमाणु कार्बन के परमाणु के दुगने से 2 अधिक हो। एल्केन क्या कहता है? हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा कार्बन के परमाणु के दुगने से 2 अधिक होगा। अगर ये 4 है तो हाइड्रोजन का परमाणु 4 दूना 8, 2 10 होगा, दुगने से 2 अधिक है। एल्केन कहता है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो कार्बन के दुगने के बराबर होगी, और एल्काइन कहता है कि हाइड्रोजन की संख्या
कार्बन के संख्या से के दुगने से 2 कम होगा, और एल्किल कहता है भैया हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 1 ही अधिक होगा। बोलो समझ पा रहे हो? सारी चीजें क्लियर हो पा रही ना? ये चीज होता, आप तुरंत बता दिए ब्यूटेन। क्लियर है? तुरंत बता दिए ब्यूटेन। अब किसी ने कह दिया ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए, तुरंत आपके दिमाग में यार ब्यूटेन तो एल्केन का है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तुरंत आपने कुछ नहीं किया, सीधा आपने 4 कार्बन बनाया। भाई कार्बन की बैलेंसी 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, H H H यहां पर आपने तुरंत लगाया और आपने कहा लो भैया संरचनात्मक सूत्र ये है। मान लो ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, तब आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। बोलो समझ में आया? ये मान लो किसी ने कह दिया, घुमा दिया, भाई ब्यूटिल का सूत्र बनाओ, तो आसान हो गया ना। ब्यूटिल किसी ने कह दिया, अब आप कहोगे भाई दिमाग ही नहीं लगाना। ब्यूटिल ब्यूट C4 पर होगा, इल से दिमाग में आएगा एल्किल, और एल्किल में कहता है हाइड्रोजन का परमाणु कार्बन के परमाणु के दुगने के सो रही हो, दुगने से 1 अधिक होगा, यानी कि क्या हो जाएगा C4 और H जो है 4 दूना 8 1 9, ब्यूटिल का सूत्र हो गया। समझ में आया? अब यहां से और मैं बताता हूं, अभी तो कहानी शुरू है, देखते रहो। मान लो किसी ने कह दिया भैया एथिल अल्कोहल का सूत्र लिखो, आपने कहा अच्छा एथिल अल्कोहल, एथिल एथ किससे बनता है बताइए? एथ किससे बनता है? C2 से बनता है। आपने कहा कि भैया C2 होगा पक्का, ठीक है मैंने कर दिया C2। एथिल अल्कोहल, एथ से हो गया C2 और इल से दिमाग में एल्किल, और एल्किल कहता है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 1 अधिक होगा, तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 1 5 ये होगा काओ एथिल हो गया। क्लियर है ना? अब आपने क्रियात्मक समूह, मैंने बोला था इसके साथ हमेशा क्रियात्मक समूह, अब अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह के रूप में बोला ही गया, यानी कि OH हो जाएगा। आगे चलकर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? IUPAC नेम, और IUPAC नेम कहता है पहले प्रीफिक्स लिखो, उसके बाद में मूल शब्द लिखो, तब जो है उसमें क्रियात्मक समूह के बेस पर क्या लगेगा वो लिखो। क्लियर है? इस तरह से नाम होता है। अगर आप इसका, ये क्या है आपने कहा ये तो हो गया एथिल, ये तो क्या हो गया एथिल हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया एल्कोहल, ये क्या हो गया एल्कोहल। और हाँ सबसे पहले आपको सफिक्स लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है? सफिक्स। अभी बताएंगे प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग क्या होता है, ये सारा बताया जाएगा। इसके बाद आपको मूल शब्द लिखना है, फिर जो है प्रत्यय के रूप में अनुलग्न लिखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी अनुलग्न एक्चुअली क्रियात्मक समूह होता है, सेकेंडरी अनुलग्न एक्चुअली जो है क्रियात्मक समूह होता है। तुरंत आपने कहा कि सर जी ये H से बना है, यहां पर कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई बात नहीं अभी हटाते हैं। क्लियर है? मूल शब्द है एथ, तो आपने कह दिया एथ, ये कहां से बना है? एथ यानी कि एथिल से है, तो एथिल कहां से पैदा हुआ था? एल्केन से, तो प्राइमरी अनुलग्न के रूप में आ गया एन। फिर यहां पर क्रियात्मक समूह अल्कोहल से निकलता है ऑल, यानी कि एथेनॉल, यही हो गया IUPAC ने। समझ में आया? इस तरह से पूरी चीजें, यानी कि इसके लिए आपको क्रियात्मक समूह का पूरा लिस्ट पता होना चाहिए। क्लियर? हम लोग ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके और पहुंचने वाले कहां पर हैं? IUPAC नेम। हाँ बीच वाली जो भी चीजें छूटी हैं आप पढ़ के आना, मान लो समझ में नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन अब मैं एक टास्क भी दे रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया ये सारा याद रहना चाहिए, और इसके बाद में किताब में जो लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट मतलब समझ रहे हो, पूर्व लग्न के रूप में कौन होगा, अनुलग्न के रूप में कौन होगा, क्रियात्मक समूह का जैसे एक संरचनात्मक सूत्र, जैसे उसका एक, जैसे अल्कोहल का OH रहता है
है ना। हिंदी में इंग्लिश में अल्कोहल से क्या निकलेगा, ऑल निकलेगा, है ना। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल से ओइक अम्ल निकलेगा। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तब कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, IUPAC नेम, यानी बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको भाई क्रियात्मक समूह याद रहना चाहिए। बोलिए यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ओके, थैंक यू।